हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.2। मैंने आपको बताया जो भी आपको किसी भी चैप्टर की सीरीज मिलेगी वो बिल्कुल एक ऑर्डर में मिलेगी। जैसे थर्ड चैप्टर है तो 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से। फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होगा तो 4.1, 4.2, 4.3। तो आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी में देखने में भी मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको कोई ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हमारा कोई टॉपिक छूट गया है क्या होगा। बिल्कुल ऑर्डर से बना रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर 3.1 में आपने पढ़ा कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट और ओम्स लॉ। आज उसके आगे करेंगे। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ डेरिवेशन है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन। अब आपको लग रहा होगा ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन, इनकी तो पूरी लाइन लगी पड़ी है, इन्हें याद करेगा कौन? इतने सारे डेरिवेशन आते जा रहे हैं, इनको प्रैक्टिस करेगा कौन? टाइगर। टाइगर करेगा ये काम। हाँ, टाइगर करेगा। ये मत समझना सलमान खान आ जाएगा। सलमान खान ना आने वाला, तुम ही को करना है, तुम ही को बोल रहा हूँ, टाइगर करेगा। खुद टाइगर समझना है, समझ गए? हर डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, हर डेफिनेशन को रट लेना है। बिल्कुल समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, अब जो है पहली डेफिनेशन या पहला जो टॉपिक हमारा है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस को वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं वो देखो। रेजिस्टेंस हर मटेरियल की होती है, आप समझ लें। ऐसा नहीं कि कोई कंडक्टर है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर या गोल्ड, गुड कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस नहीं। हर मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। बस ये होता है कि जो मटेरियल गुड कंडक्टर होते हैं, जिन्हें हम गुड कंडक्टर बोलते हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, और जो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जिनको हम इंसुलेटर बोलते हैं उनकी और ज़्यादा होती है, लेकिन रेजिस्टेंस सबकी होती है। तो आपको वही देखना है कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल किन किन पैरामीटर्स पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। अब तो तुम्हारे लिए तो बस अब सब आसान ही हो गया कि अब तो तुम टाइगर बन गए, और टाइगर के लिए हर काम आसान। ऐसा कोई काम नहीं जो टाइगर नहीं कर सकता, और टाइगर तुम खोदो। समझ गए? ये अब ये रेजिस्टेंस की बात करें। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द मटेरियल। वो जो मटेरियल, जो वायर लिया आपने, उसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ज़्यादा लंबा तार तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। दूसरा है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, ये जैसे वायर है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो इसके क्या होता है, इसके तीन सरफेस की बात करेंगे, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस और ये कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस से कोई मतलब नहीं, करंट कहाँ चलेगा? वायर के अंदर। तो इस सरफेस के एरिया की बात करते हैं, इस सरफेस के एरिया, ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम, यानी कि जितना वायर मोटा, अब ये एरिया ज़्यादा होगा तो वायर मोटा हो जाएगा, तो जितना मोटा वायर उतनी रेजिस्टेंस कम। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आर, प्रोपोर्शनल का साइन लगा एल अपॉन ए। ठीक है। अब आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखो क्या होता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक जो कांस्टेंट लगाया, तो उसका जनरल नेमिंग तो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और उसका कभी कभी दूसरा भी नाम होता है। दूसरा नाम क्या होता है उस पर भी देखो डिस्कस करेंगे। जैसे यहां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया रो, एल अपॉन।
तो देखो इसको प्रोपोर्शनैलिटी और कांस्टेंट तो बोल ही सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा, जैसे आप किसी घर में गए, आपने छोटा बच्चा देखा, छोटू इधर आओ बेटा। अब छोटा है तो छोटू, वो तो जनरल नाम हो ही गया उसका। लेकिन हर बच्चे का नाम छोटू ही थोड़ी होगा, उसका कोई दूसरा भी तो नाम होगा। तो ऐसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो साइन लगा दिया, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो ये कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट को क्या बोले, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसका नाम क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मटेरियल की रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। इतना क्लियर हुआ। अब क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसका, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल का। वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे कर रही, एरिया पर कर रही और रेजिस्टिविटी पे। लेकिन एक चीज आप समझ रहे हैं, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला बनाएंगे। पहले आप रेजिस्टेंस की यूनिट देख लें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा है कि इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे रेजिस्टिविटी का, तो रो इक्वल्स टू, ए को इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा आर ए को इधर लेकर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे आ गया एल। अब इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम, एरिया की कितनी हो गई मीटर स्क्वायर, और लेंथ की कितनी हो गई मीटर। तो ये आपकी यूनिट क्या आ गई इसकी, ओम मीटर। बात समझ में आया, ये किसकी यूनिट आ गई, रेजिस्टिविटी की। ये किसकी यूनिट आ गई, रेजिस्टिविटी की। बात समझ में आया। अब देखो एग्जाम में जो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर पूछा जाता है, वो ये है कि आपको ये वो पूछते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है या कोई वायर है किसी मटेरियल का बना हुआ, उसका एरिया डबल कर दिया और लेंथ को हाफ कर दिया, तो बताओ रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होता है, नॉर्मली जब ऐसे बताया जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, देखता है जैसे रेजिस्टिविटी लिखा, ये तो फॉर्मूला हो गया, उन्होंने कहा भाई एरिया डबल कर दिया तो उन्होंने कहा 2a कर दिया, और कहा लेंथ को हाफ कर दिया तो कहा l/2 कर दिया। तो इसको नीचे से ऊपर ले गए 2a2, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या कहेगा 4ra अपॉन l, इस तरीके से कर देते। और ये इनिशियल रेजिस्टिविटी थी, ये इनिशियल, इसको हमने रो डैश से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ऐसे आ गया 4r। इसकी क्या लिख सकते हैं, 4 और तो लगता है रेजिस्टिविटी जैसे 4 टाइम बढ़ गई। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। एरिया बढ़ाओ, एरिया कम कर दो, लेंथ को बढ़ाओ, लेंथ को कम कर दो, ये नहीं करना है आपको। जब भी आपसे बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन बता रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एरिया बढ़ा दिया, कम कर दिया, लेंथ बढ़ा दिया, कम, उसमें कुछ नहीं कि डबल कर दिया, हाफ कर दिया, आपको सीधा याद रखना है। उन्होंने कहा किस में चेंज करा, एरिया और लेंथ में ना, तो आपको लिखना है रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि वो रेजिस्टिविटी सेम ही रहे, सेम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्यों सेम रहेगी उसको भी मैं बताता हूं, अभी आपको क्यों सेम रहेगी उसको बता। जो ये रो है इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो। अब क्या हो रहा है, इस रो को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझना। हमने रो ले लिया और इसको डिफाइन करना है, तो हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में हमने कंडीशन लगाई, इफ a इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। हमने कहा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, इतने पार्ट का एरिया कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ कितनी हो जाए 1 मीटर, यानी कि इस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर हो जाए। एरिया क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गई 1 मीटर, तो रो किसके बराबर आ गया, रो आ गया r के बराबर। क्यों, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1।
आप रो आर के बराबर, तो अब इसके अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करते हैं समझना। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रो आर के बराबर है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल व्हेन द लेंथ ऑफ द मटेरियल, और वायर, जो वायर कह रहे हैं और वायर की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वायर, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, यहां लिया, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 1 मीटर स्क्वायर। किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसकी रेजिस्टेंस के बराबर होती है अगर उस मटेरियल का आपने वायर बनाया और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले लो, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ 1 मीटर ले लो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, फिर चलो डेफिनेशन में तो बोल दिया, डेफिनेशन जैसे मैंने बोला वैसे लिखना है आपको। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपको डेफिनेशन लिखना है जैसे मैंने बोला एज इट इज। अब सुनो, जैसे क्या होता है इसको और समझना है। जैसे क्या होता है, हम कहते हैं रेजिस्टिविटी जो है ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये इसके अकॉर्डिंग बता दिया, इसके अकॉर्डिंग भी मान लिया नहीं समझ में आया। देखो क्या होता है, 3 बच्चे आए ए बी सी, एक आया ए, एक आया बी, एक आया सी, तीनों मेरे पास कॉपर का वायर लेके आए। बात समझना, तीनों मेरे पास कॉपर का वायर लेके आए, तीनों के जो वायर की लेंथ अलग अलग थी, तीनों के वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग था, किसी का पतला किसी का मोटा। उन्होंने तीनों ने मुझे वायर दे दिया और कहा कि आप, मुझसे बोला कि आप इसकी रेजिस्टिविटी बताएं कॉपर के वायर की, तीनों ने दिया मुझे। तो मैंने क्या किया, तीनों से वायर लिया और तीनों का वायर अलग रख दिया और मैं अपने पास से एक वायर लेके आया, मतलब कॉपर का ही वायर, तीनों कॉपर का वायर लाया, मैंने तीनों का वायर अलग रख दिया, उससे कुछ मतलब नहीं मुझे। मैं एक और वायर लेके आया जो मेरे पास रखा था, उस वायर की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, 1 मीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा वायर भी काफी लंबा हो गया और मोटा ही बहुत हो गया। मैंने उसकी रेजिस्टेंस मेजर करा, उस वायर यानी कि इतना बड़ा पीस 1 मीटर लेंथ का, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर, उसका रेजिस्टेंस मेजर करा। मान लिया फॉर एग्जांपल, ऐसे नहीं बोलो कॉपर की वही वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल उसकी रेजिस्टेंस आई उस पीस की 15 ओम, उसकी वैल्यू कितनी है, 15 ओम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा ये कॉपर का जो आप वायर लेके आए उसकी रेजिस्टिविटी 15 ओम मीटर है, क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट तो ओम मीटर होती है। बात समझ में आ रही है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टिविटी है उसके लिए फिक्स पेरीमीटर है। पेरीमीटर ये है कि जब आप किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, चाहे किसी भी कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, तो आप एक वायर लेंगे जिसकी लेंथ 1 मीटर होना चाहिए और उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। उस पीस की, उस टुकड़े की रेजिस्टेंस आप मेजर कर लो, वही रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टिविटी बोलोगे। तो अब आप खुद सोचो कि किसी के पास पतला वायर है, किसी के पास मोटा वायर है, उससे हमें मतलब ही नहीं। हमारे पास रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का एक फिक्स्ड पेरीमीटर है, इसीलिए रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए स्पेसिफाइड पेरीमीटर है, एक फिक्स्ड पेरीमीटर है। क्या पेरीमीटर, 1 मीटर लेंथ का वायर और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। तो इसीलिए उसका नाम क्या रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कहते हैं स्पेसिफिकेशन, क्या कोई खासियत होती किसी में, स्पेसिफिकेशन या फीचर्स जिसे बोलते, तो वो उसका फीचर हो गया 1 मीटर लेंथ का वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर। समझ में आया? तो ये रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है, आगे डेरिवेशन करेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक। इतना क्लियर हो गया? तो ये आपका था रेजिस्टिविटी और इस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किस पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों को कंबाइन कर दिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है एक अपोजिशन होता है,
अगर हम बात करें रेजिस्टेंस होती क्या है, तो लिखा रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ रजिस्टर। रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन है, कौन ऑफर करता है, रजिस्टर ऑफर करती है, किसको, करंट को। क्योंकि रजिस्टर में से, रजिस्टर मतलब जो डिवाइस की बात कर रहे हैं, जब उसमें से करंट पास होता है तो वो डिवाइस करंट को क्या करता है, रजिस्ट करता है। वो क्या करता है, रजिस्ट, यानी कि करंट के लिए क्या करता है, ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो रजिस्टर डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि जब उस डिवाइस से करंट पास होता है तो वो डिवाइस करंट का अपोज करना शुरू कर देता है। बात समझ में आया, करंट को रोकने की कोशिश करता है, कुछ करंट को पास करता है, कुछ को रोक देता है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा करंट को रोकेगा, रेजिस्टेंस की जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा करंट को रोकेगा, और जितनी कम वैल्यू उतना कम करंट को रोकेगा। लेकिन हर मटेरियल की, आप ये ना सोचें कि कोई कॉपर का वायर ले लिया उसकी रेजिस्टेंस नहीं, एल्युमिनियम का ले लिया रेजिस्टेंस नहीं, गोल्ड सिल्वर, कोई भी मटेरियल होता है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आता है करंट डेंसिटी। दूसरा आपका है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी को स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला देखिए, करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया है। करंट अपॉन एरिया, किसी वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है उस वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा है वायर की। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया। जो मैं डेफिनेशन बोलता हूं आप उसको सुनकर नोट कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। अब यूनिट क्या हो जाएगा, करंट की तो हो गई एम्पियर, और ये आपका क्या है, एरिया। ये ध्यान रखना, एरिया, तो एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, एम्पियर, ये एरिया, और ये आपका क्या हो गया, करंट, और ये आपका करंट डेंसिटी। इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू J इंटू ए, J इंटू ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या होता है, I इक्वल्स टू J जो है ये करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हमने एरो लगा दिया, और एरिया ये भी वेक्टर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दो क्वांटिटीज वेक्टर हैं और उनका आप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट आया I, और I स्केलर है, तो उसके बीच में क्या लगता है, डॉट। ये ध्यान रखें, दो वेक्टर क्वांटिटी का आपने प्रोडक्ट किया और उनका जो रिजल्ट, यानी प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आई वो स्केलर है, तो उनके बीच में लगेगा डॉट। और दो वेक्टर क्वांटिटी का आपने प्रोडक्ट किया और उनके प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आया वो हुआ वेक्टर, तो लगेगा क्रॉस। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करा, आया वर्क डन। अब वर्क डन स्केलर है तो यहां लगा डॉट। ऐसे ही आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये फोर्स है, ये दोनों वेक्टर हैं। आर इंटू एफ होता है टाउ। अब टाउ है वेक्टर, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया रिजल्ट भी आपका वेक्टर आया तो लगाएंगे क्रॉस। इन दोनों का प्रोडक्ट किया रिजल्ट आया स्केलर, तो लगाएंगे डॉट। और अगर डॉट हटता है तो क्या लगता है, ये हटता है तो क्या लगता है, कॉस, ध्यान रखना। और क्रॉस हटता है तो क्या लगता है, साइन। ठीक है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक चीज मैंने बता दिया, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक क्वांटिटी वेक्टर एक स्केलर है तो ना लगेगा डॉट ना लगेगा साइन। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं 3i, अब कोई कह रहा है इसके बीच में क्या लगेगा, तो भाई ये तो वेक्टर है i, पर 3 तो स्केलर है, तो इसके बीच में ना डॉट लगेगा ना ही क्रॉस, ये 3i लिखा जाए। इतनी बात आगे समझ में, ठीक। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है कंडक्टेंस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है आपकी, कंडक्टेंस। तो हम यहां लिखते हैं
कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस जो कि किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि अगर कंडक्टेंस की डेफिनेशन बोल रहे हैं तो बोले लिखना है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर। तो अब आपको समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो अब यहां पे यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ये हो गई। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम ओम लिखते हैं ना इस तरीके से OHM। तो अब इसको दूसरा तरीका लिखने का है MHO, यानी कि इसको अपोजिट ऑर्डर में लिख दो, M को पहले, H को बाद में, O को बाद। तो मो ये भी इसकी यूनिट होती है, ओम इनवर्स या मो। और एक और होती है सीमेंस, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, S। तो ये इसकी यूनिट्स हो गई किसकी, कंडक्टेंस की। तो डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब आपको समझ, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस कम होगी। यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस किससे बना है, कंडक्टिविटी से, कंडक्ट करने की एबिलिटी से। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्ट करने की एबिलिटी कम होगी। वही चीज बताना चाह रहे हैं, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्ट करने की एबिलिटी कम, कंडक्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम तो कंडक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा। ठीक है। अब दूसरा है आपका जो है कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को जो है हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा से। और ये बराबर होता है रेजिस्टिविटी के बराबर। ये किसके बराबर, रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट बता दो, ओम मीटर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स की जगह क्या ले सकते हैं, ये सीमेंस। तो S पर मीटर। इस तरीके से ये भी इसकी ऐसा यूनिट है। बात समझ में आया। तो कंडक्टिविटी, अब आपको समझ रहा होगा, ये भी कंडक्ट करने से ही है। जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी कम। वही है, कंडक्ट करने की एबिलिटी है, बस थोड़ा सा टर्म चेंज लग रहा है। आप देख सकते हो, उसको याद करना ही बड़ा आसान है। लास्ट साउंड एक जैसा होता रहा, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। लास्ट वर्ड का जो साउंड है उसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसी कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे पढ़ते तो क्या कहते हैं इसको, राइम्स। बचपन में लास्ट जब लाइन पढ़ते तो उसका सेम साउंड निकलता, वही चीज है राइम्स है सर। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इतना क्लियर हुआ, ठीक। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आसान सा डेरिवेशन है, बहुत आसान है। क्या है ओम्स लॉ, आपने पढ़ा V इक्वल्स टू IR, ये होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। अब इसमें V पोटेंशियल है, I करंट है और R रेजिस्टेंस। इसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि ओम्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले तो हमने ओम्स लॉ लिख दिया, इसमें कोई भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। V स्केलर है, पोटेंशियल करंट भी और रेजिस्टेंस भी। अब हमने क्या किया, जो आपने पहले पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, E इक्वल्स टू V अपॉन L, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ा है हमने, E इक्वल्स टू V अपॉन L, उसमें तो ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये V पोटेंशियल है, नीचे लेंथ है, लेंथ है, डिस्टेंस है। ध्यान रखना, फॉर्मूला से याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D से भी कर सकते हैं, X से भी कर सकते हैं। मतलब ऊपर पोटेंशियल आएगा, नीचे लेंथ आएगा, वो लेंथ को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा V इक्वल्स टू E इंटू L हो गया। एक तो चीज हो गई, यानी कि हम इस V की जगह पर E इंटू L लिख देंगे।
आई के प्लेस पर आई लिखेंगे और आर के प्लेस पर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में रेजिस्टेंस का, क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो इसकी जगह पर हम इस आर की जगह पर ये वैल्यू यूज कर लेंगे, यानी कि ये आर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा रो एल अपॉन ए। बात समझ में आया? अब इस एल से ये एल कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू आई अपॉन ए इंटू रो। इतना क्लियर हुआ? आई अपॉन ए इंटू रो हो गया। अब आई अपॉन ए इंटू रो हो गया। अब आई अपॉन ए किसके बराबर है, ये भी आपने पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में। आई अपॉन ए जो होता है वो होता है जे के बराबर, और जे क्या है, करंट डेंसिटी। आई अपॉन ए जे के बराबर, जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करना, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका E इक्वल्स टू आई अपॉन ए के प्लेस पर हमने लिख दिया जे इंटू रो। ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब ये एक्सप्रेशन आ गया, अब इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो लिखा इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखा तो हमें देखना है E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का साइन लगा दिया। J करंट डेंसिटी है, तो हमने इस पर भी वेक्टर का साइन लगा दिया। पर रो रेजिस्टिविटी है, ये स्केलर है, इस पर हम इसको हमने ऐसे लिखा, इस पर कोई एरो का साइन नहीं लगाया, इसको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट नहीं करते, स्केलर है। अब मैं पहले बता चुका हूं कि J और रो के बीच में ना डॉट लगेगा ना क्रॉस लगेगा। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर और एक स्केलर है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा और उसको हम ड्राइव करके ये ले आए। अब आप खुद समझ सकते हो, अगर थोड़ी आप सिमिलरिटी देखें तो जब बैटरी लगाओगे किसी कंडक्टर से, इस तरीके से बैटरी लगाओगे तो क्या होगा, आप बैटरी लगाने पर क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसे पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने V प्रोवाइड करा तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर V है तो यहां पे देखो E है, यहां पर करंट है तो यहां पे करंट डेंसिटी है, J क्या करंट डेंसिटी, इधर पर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टिविटी है। तो ये जो फॉर्म आई इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको या तो ये बोल देंगे कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिराइव करो, तो आपको लाके यहां छोड़ देना है, या आपसे बोल सकते हैं ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन E, J एंड रो। तो आपको ये याद रखना है कि E, J और रो के बीच में जो रिलेशन है वो एक यही डेरिवेशन ऐसा है जिसमें ये तीन फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज और समझना है कि जैसे हमने ये लिखा E इक्वल्स टू J रो, तो मैंने इसको फिर लिखा E इक्वल्स टू ये J एंड रो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा J को यहीं रहने दिया और इस रो को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो ये हो गया 1 अपॉन रो और E को यहीं। बात समझ, यानी कि जब J को यहीं रखोगे, इसको इधर ले आओगे तो E के नीचे ही तो आएगा ये रो, तो ये आ गया। तो 1 अपॉन रो किसके बराबर होता है, अगर हम 1 अपॉन रो को देखें तो एक फॉर्मूला भी पढ़ा जिससे मैंने बताया था कि 1 अपॉन रो इक्वल्स टू होता है सिग्मा। ठीक है, 1 अपॉन रो किसके बराबर होता है, सिग्मा। तो सिग्मा इंटू E हो गया। ये क्या है, रेजिस्टिविटी। समझ में आया? तो ये क्या है, कंडक्टिविटी। ये क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन रो सिग्मा। अब इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिखा J। एक तो ये हो गया हमारा, ये स्केलर फॉर्म में हो गया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो अभी मैं लिख देता हूं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो J को हमने वेक्टर में लिख दिया, यानी कि उसमें एरो लगा दिया, वेक्टर फॉर्म हो गई इसकी। सिग्मा जो है वो स्केलर है, इसमें नहीं लगेगा, एरो का साइन नहीं लगेगा, और E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया। तो आपको देखो ये दोनों ही याद रखने हैं कि भाई आपसे क्या है, अगर उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन समझना, अगर हमने बोल दिया ड्राइव ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म बोलते थे, इधर से ड्राइव करना शुरू करा, यहां पर आपने आकर छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या है
अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको ऐसा ड्राइव करना है, ये दे दिया आपको एक्सप्रेशन कि J इक्वल्स टू सिग्मा ई और वेक्टर के साइन लगा दिया कि ये ड्राइव करके लाना है, तो क्या होगा, जब आप पहले ड्राइव करोगे तो पहले तो यही आएगा। जब ये आ जाएगा तो इसके बाद आपको यहां से यहां चले जाना है, यानी कि J को ही रखना है, इस रो को इधर ले आना है। जब रो को इधर ले आओगे तो 1 रो ही इसके बराबर आ जाएगा। तो ये भी हमारी ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ही कहलाता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होना, ये है ये है, दोनों है, ये किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। बस आपको इन फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना है, J करंट डेंसिटी, सिग्मा है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये J रो E, इनको क्या क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको एक एक को बता दिया, तो वो आपको याद रखना। तो ये डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आपके साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।